गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक अध्यापक BL सचौरी सेल, कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, बाबूगंज, सिकंदरा बहरिया, प्रयागराज। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9th के हिंदी गद्य के विकास का एक संक्षिप्त परिचय बताऊंगा। तो आइए सर्वप्रथम हम चलते हैं हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास की तरफ। आपका प्रथम पॉइंट है गद्य साहित्य का स्वरूप एवं विकास। इसमें हम आपको बताएंगे कि गद्य का विकास कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है। प्रकृति ने मानव को अभिव्यक्त की आश्चर्यजनक कला, प्रकृति ने मानव अभिव्यक्त की आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है। आश्चर्यजनक क्षमता प्रदान की है और भाषा के माध्यम से ही वह स्वयं के विचारों, भाव, अनुभूतियों आदि को मनुष्य ने भाषा के माध्यम से ही स्वयं के विचारों, भाव आदि को दो प्रकार से, भाव आदि को दो प्रकार से व्यक्त किया है। आपका प्रथम पॉइंट आता है गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। अब हम आपको बताएंगे गद्य साहित्य में गद्य के माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को सहज और प्राकृतिक रूप में प्रकट कर सकता। गद्य साहित्य का मतलब है कि इसके माध्यम से मानव या मनुष्य अपने भाव और विचारों को सहज अर्थात सरलता से प्राकृतिक रूप में प्रकट कर सकता है। अब इसी में आपका पद्य साहित्य आ जाता है कि इसमें मनुष्य उसको छंदोबद्ध रूप में करके, जिसमें क्रमबद्ध ताल और गति के प्रबंध की कलापूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मक मनोभावों के साथ उपस्थित हो, वह पद्य का एवं काव्य कहलाता है। अब हम आपको ले चलते हैं हिंदी गद्य का आविर्भाव। ये तो आपका ही हो गया। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुई।
गद्य की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल में हुई, ऐसा माना जाता है। अब इसके पश्चात हम आपको खड़ी बोली गद्य के रूप के बारे में बताएंगे। अब आपका ध्यान हम ले चलना चाहेंगे खड़ी बोली गद्य का विकास की ओर। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली गद्य का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित युगों में हुआ है। कितने युगों में? 5 युगों में, क्षमा चाहूंगा 6 युगों में हुआ है। नंबर 1 आपका आता है भारतेंदु पूर्व युग। और इसका कार्यकाल 13वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 1850 ईस्वी तक है। 13वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 1850 ईस्वी तक। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है भारतेंदु युग। अब आपका सेकंड पॉइंट है इसका कार्यकाल 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग इनका कार्यकाल 1900 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। अब आपका चौथा पॉइंट आता है द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग कहते हैं। शुक्ल युग, आप शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जान सकते हैं। शुक्ल युग का कार्यकाल 1913 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अब आपका पांचवा पॉइंट आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को आप छायावादोत्तर युग भी कह सकते हैं। शुक्लोत्तर युग आपका पांचवा पॉइंट है
छाया वादोत्तर युग, यह कार्यकाल 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। अब आपका छठवां पॉइंट आता है। छठवां नंबर है स्वातंत्र योत्तर युग। यह कार्यकाल 1947 से अब तक चल रहा है। स्वातंत्र योत्तर युग का मतलब है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात का युग। हम आप सब जानते हैं कि हमारा देश 1947 ईस्वी के बाद पूर्ण रूप से आजाद हो गया था, और ये छठा पॉइंट जो है, छठा नंबर, स्वातंत्र योत्तर युग अर्थात 1947 से लेकर अब तक जो चल रहा है वह स्वातंत्र योत्तर युग के तहत हम लोग चलते चले आ रहे। अब हम आपको ले चलेंगे भारतेंदुपुर युग में। इसमें इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल भाषा में लिखी है। इसी के तहत सदल मिश्र ने नाचकेतोपाख्यान, जो कि 1803 ईस्वी में आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस की रचना की। इसी के तहत राजा शिव प्रसाद, जो कि सितारे हिंद की रचना की है, आपने बनारस अखबार, जो कि 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया। अब आपको हम दूसरा पॉइंट भारतेंदु युग की तरफ ले चलना चाहेंगे। भारतेंदु युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। भारतेंदु जी को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन किया, और ये 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग का नाम दे दिया। इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है, जनक भी कहते हैं। भारतेंदु युग का दूसरा नाम हम आपको बता दें कि भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग के प्रमुख कवियों के नाम हम आपको बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा। लिख के बता देते हैं। तीसरा पॉइंट आपका था द्विवेदी युग। इसके प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार हैं: मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और आगे नाथूराम शर्मा,
सियाराम सरल गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल, आदि कवियों ने आदि कवि इस द्विवेदी युग के कार्यकाल में रचना करने का कार्य किया। अब आपका अगला पॉइंट आता है शुक्ल युग। जिसे आप छायावादी युग भी कहते हैं। छायावादी युग यहां लिखा हुआ है, हमने आपको बता दिया। इनके प्रमुख कवियों में हम आपको बता दें कि प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा, निराला सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, आदि कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं या स्वतंत्र लेखों से नवीन मनोहर गद्य का रूप प्रदर्शित किया। और इसी युग में वियोगी हरि राय कृष्णदास और माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकताओं से परिपूर्ण गद्य के भी दर्शन हम आपको इसी काल में देखने को मिलता है। अब हम आपको बताएंगे आपका ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा नंबर आपका आता है शुक्लोत्तर युग, जिसे आप छायावादोत्तर युग के नाम से भी जान सकते हैं। और इस युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इसी युग के रचनाकार माने जाते। आज जो कवि हैं इसी युग के रचनाकार माने जाते हैं। अब हम आपको
अंतिम पॉइंट अर्थात वर्तमान युग, इस स्वातंत्र्योत्तर युग को आपका छठा पॉइंट आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसे आप वर्तमान युग भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान युग का मतलब है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है। अब इस समय में आप धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र और आगे भगवती चरण शर्मा, अमृतलाल नागर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार माने जाते हैं और इनका नाम इस युग के पथ पर सर्वोपरि अर्थात सबसे पहले उल्लेखनीय है। अब हम आपको, ये तो आपका हो गया खड़ी बोली गद्य का विकास के बारे में, जिसमें 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट के विषय में हमने आपको बताया कि यह कार्यकाल कब से कब तक चलता है और इसमें किन किन कवियों ने रचनाकार के रूप में कार्य किया और ये ख्याति प्राप्त की। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि निबंध क्या है। निबंध एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में निबंध एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा जिसमें समान गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता गद्य का विकास होता है। अब हम आपको बता दें कि गद्य की 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, नवीन विधाओं में निबंध आपका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा माना जाता। अब हम आपका ध्यान कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी क्या है? हम सब क्या करते हैं कि कहानी को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, ध्यान मग्न होकर के, लेकिन कहानी क्या है? कहानी को कैसे बनाया जाता है? कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति, विशेष भाव, कहानी का उद्देश्य जो है कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति, विशेष भाव, संवेदन आदि की विशेष भाव, संवेदन आदि की
संवेदनशील अभिव्यंजना करना होता है। कहानी को सुनने के लिए, कहानी को बताने के लिए, किसी भी घटना, उसके व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि की जो संवेदनशील अभिव्यंजना की जाती है, अभिव्यक्ति की जाती है, वही कहानी के अंतर्गत आता है। अब आपका ध्यान हम ले जाएंगे उपन्यास की ओर। उपन्यास क्या है? किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित उद्देश्यों के प्रयोजन से संगृहीत, इकट्ठा की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। चरित्र चित्रण, घटनाक्रमों, संवाद एवं निश्चित निश्चित उद्देश्यों के प्रयोजन से संगृहीत की जाने वाली, उद्देश्यों के प्रयोजन से संगृहीत अर्थात इकट्ठा संगृहीत की जाने वाली रचना उपन्यास कहलाती है। इसके बाद हम आपको नाटक एकांकी जीवनी के बारे में बताएंगे। अब आपका अभी आज हमने आपको उपन्यास तक बताया। अभी बहुत इस हिंदी गद्य साहित्य में ढेर सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, जैसे आपका नाटक हो गया, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, इन सब विषय के बारे में हम आपको नेक्स्ट डे अर्थात अगले दिन में ढेर सारी जानकारियां देंगे। इस बीच यदि आपको कुछ हमसे सलाह लेनी है तो आप कमेंट के बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।